Assalamu alaikum. This is session number 18 for the series of quantitative analysis and research for management. The course code is MGT491 and I'm Usman bin Saif. In the last session, we learned about what is frequency distribution, graphical presentation of data, exploring and presenting individual variables. These were the three main topics that we learned and talked about, discussed. हम इस वक्त सेक्शन नंबर 3 पढ़ रहे हैं अपने कोर्स का. 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं. सेक्शन नंबर 3 में हमने पहला जो सेशन था उसमें हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ डाटा. उसी में अब आगे हम देख रहे हैं. एक दफ़ा जब हमने डाटा प्रिपेयर कर लिया, फिर हमने उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ देखी थी, बहुत सारी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारी हमने टेक्निक्स देखी थी कि डाटा में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्वेश्चनर ठीक ना हो, रिस्पांस एरर्स हों, ये उन्हें कैसे रिमूव करना. फाइनली फिर हमने देखा था कि कोडिंग कैसे करते हैं डाटा की कोडिंग हो गई, ट्रांसक्राइबिंग हो गई, की पंचिंग हो गई. अब डाटा हमारे पास इस वक्त टेबल में एक स्प्रेडशीट में मौजूद है. डाटा हमारे पास आ गया. अब हम डाटा का क्या करते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप अब हमने लास्ट सेशन में देखा कि जब डाटा हमारे पास आ जाता है तो फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेक्निक्स, इन ऑर्डर टू जज डाटा कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द डाटा. जिस तरह हमने देखा कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जब हम सिंगल वेरिएबल और उसकी वैल्यूज़ और करैक्टरिस्टिक्स देख रहे होते हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, एक तो हमें हाईएस्ट पीक पता चल जाती है, मिनिमम पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम रिस्पांस इन विच कैटेगरी. फिर हम कैटेगरीज़ में इसे क्लासिफाई भी कर सकते हैं. फिर इसमें जो और एक फ़ायदा वो ये कि नॉन रिस्पांस या एरर्स का हमें पता चल जाता है, आउटलायर्स का पता चल जाता है. अगर हमारा डाटा हमने 1 to 5 था तो अगर किसी ने रिस्पांस 8 दिया तो इसका मतलब दैट इज़ एन आउटलायर, गलत रिस्पांस है. फिर हमने फर्दर इसमें लास्ट सेशन में देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किन किन तरीक़ों से होती है, टेबुलेशन कैसे होती है. फिर हम अगर हिस्टोग्राम बनाना चाहें या बार चार्ट बनाएं तो वो कैसे बनता है. फिर हमने केस स्टडी भी एक देखी थी और उसके अलावा भी हमने एग्जांपल्स देखी थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. उसके बाद हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देखी थी कि हम डाटा को ग्राफिकली और किन तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं. उसमें हमने देखा था पाई चार्ट्स पढ़े थे. पाई चार्ट्स कब यूज़ होते हैं, हिस्टोग्राम्स कब यूज़ होते हैं, कैसे बनते हैं, किन किन सिचुएशंस में यूज़ होते हैं. फिर हमने बार चार्ट्स देखे थे. फिर हमने प्रोपोर्शनल बार चार्ट्स देखे थे. फिर हमने कोडिंग देखी थी कि अगर विद इन अ पाई चार्ट अगर हमने कैटेगरीज डिफ़ाइन की हुई हैं तो उन्हें हम कैसे कलर कोडिंग कैसे करते हैं. और इसी तरह बार चार्ट के अंदर हम ग्रे एरिया, शेडेड एरिया बना देते हैं, ग्रे एरिया बना देते हैं और वाइट एरिया बना देते हैं. उससे कैटेगरीज डिफ़ाइन हो जाती हैं. लास्टली हमने देखा कि एक्सप्लोरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल वेरिएबल्स, कि एक वेरिएबल है उसको फर्दर हम अगर एक्सप्लोर और प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी, उसके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कैसे होता है. फिर आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम दो वेरिएबल्स या सिंगल इंडिविजुअल वेरिएबल, दो इंडिविजुअल वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द डाटा क्या है. हम स्टैटिस्टिकली देखेंगे मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, वेरिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होती है, बाय डेफिनेशन इनके क्या मतलब हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है. फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे राइट और लेफ्ट हम उसकी जस्टिफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. नाउ जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आज के हमारा जो पहला टॉपिक है, मेन टॉपिक, दैट इज़ कंपेयरिंग वेरिएबल्स. हम कब वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं या क्यों कंपेयर करते हैं टू
शो स्पेसिफिक वैल्यूज, हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। क्यों कर दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं? ताकि हमें एक स्पेसिफिक उनकी वैल्यू पता चल सके दोनों की, जिसको हम प्रेजेंट कर सकें। As with individual variables, the best method of finding specific data values is a table. This is known as contingency table or cross tabulation. स्पेसिफिक वैल्यूज को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? हम एक टेबल के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक एक्सेस के ऊपर रोज में हम एक वेरिएबल ले लें, कॉलम में दूसरा वेरिएबल ले लें, और उसको जब हम क्रॉस टेबुलेट करते हैं तो क्या आता है? हमारे पास स्पेसिफिक वेरिएबल, स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है उस टेबल की, उस वेरिएबल की। इस टेक्निक को कंटीजेंसी टेबल भी कहते हैं। This is an example of contingency table. Number of insurance claims by gender. 2002 में उन्होंने एक सर्वे किया और बताया उसका रिजल्ट कि नंबर ऑफ क्लेम्स मेल ने कितने किए थे, फीमेल ने कितने किए थे। कितने मेल ने कितने किए थे। अब हमने बेसिकली इसमें नंबर ऑफ क्लेम्स क्या है, हमारी कैटेगरीज हैं हमने जो डिफाइन की हुई हैं कि 10,000 और 32 मेल ऐसे थे जिनका कोई क्लेम नहीं था। 13,000 और 478 फीमेल्स ऐसी थीं जिनका कोई क्लेम नहीं था। मतलब 23,510 ऐसे मेल्स एंड फीमेल्स का ग्रुप था जिन्होंने 2002 में कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। लाइकवाइज 120 मेल्स ऐसे थे जिन्होंने साल में कम से कम 2 क्लेम्स किए। फीमेल्स 4 ऐसी फीमेल्स थी जिन्होंने 2002 में एटलीस्ट 3 क्लेम्स उन्होंने किए। और ये डाटा हमने जब देखा तो हमने इसमें एक चीज़ और स्पेसिफाई कर दी कि नॉट मोर देन 3 क्लेम्स, जिनके 3 से ज़्यादा थे उनको हमने निकाल दिया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंटीजेंसी टेबल, क्रॉस टेबुलेशन। आप किस चीज़ को टेबुलेट करें? नंबर ऑफ क्लेम्स को। किसके अगेंस्ट? जेंडर के, मेल्स एंड फीमेल्स के। तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू पता चल रही है कि कितने मेल्स ने कितने क्लेम्स किए, कितनी फीमेल्स ने कितने क्लेम्स किए, टोटल नंबर क्या था, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। नाउ हमने पहले देखा था टू कंपेयर, टू फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू। अब हम वेरिएबल कब कंपेयर करते हैं? टू कंपेयर हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल्स दैट एम्फसाइज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट rather than precise values are best explored using a multiple bar chart, also known as compound bar chart. As with a bar chart, continuous data or data where there are many values or categories need to be grouped. जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि मल्टीपल बार चार्ट क्या है, जिसमें हम कोडिंग कर देते हैं कलर से। एरियाज पर एक बार है, उसका इतने % ग्रे एरिया, इतने % वाइट एरिया, इतने % जो है डार्क एरिया। हम उसको 3 कैटेगरीज में, उसको सेगमेंट्स में से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या हमें पता चलता है? हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, उन दोनों का कंपैरिजन हो जाता है। कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शंस बिटवीन वेरिएबल्स यूजेस ईदर अ परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट और 2 और मोर पाई चार्ट्स। 2 तरीके हैं प्रोपोर्शंस के, या तो कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट क्या है? जिसके अंदर अभी मैंने एक्सप्लेन किया हाईएस्ट एंड लोएस्ट भी हम लोग कंपेयर करने के लिए मल्टीपल या कंपोनेंट बार चार्ट यूज करते हैं। फिर हम कंपेयर प्रोपोर्शन करना हो तो भी हम क्या यूज करते हैं? मल्टीपल या कंपैरेटिव बार चार्ट यूज करते हैं, जिसमें एरियाज या कलर्स डिफाइन कर देते हैं। ये एक बार है, ये बार है, 3 बार्स हैं। तीनों बार्स के अंदर दिस इज द ग्रे एरिया, दिस इज द वाइट एरिया, दिस इज द डार्क एरिया। या पाई चार्ट, पाई है,
पाए के अंदर हमने 3 पोर्शंस में उसको पाए को डिवाइड किया, फिर उन पोर्शंस को फर्दर हम 3 सेगमेंट्स में अगर डिवाइड कर दें तो दैट विल बी कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शंस। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है। नंबर ऑफ नेटवर्क पर्सनल कंप्यूटर्स 99 में कितने थे लोगों के पास और 2003 में क्या उसकी रेशियो है, ये हमने कलर से वी स्पेसिफाइड इट। नंबर्स नेटवर्क हमने वाई एक्सेस पे, कंपनीज हमने देखा एक्स एक्सेस पे, और कंपनी ए जो है उसके पास 1999 में 25 कंप्यूटर्स थे, कंपनी ए का पास 2003 में 130 कंप्यूटर्स थे जो कि नेटवर्क थे ऑन जो कि नेटवर्क थे इंटरनेट से या जिससे भी। नाउ कंपेयरिंग वेरिएबल्स में अब नेक्स्ट हम देखते हैं टू कंपेयर ट्रेंड्स एंड कंजंक्शंस। द मोस्ट suitable diagram to compare trends for 2 or more quantifiable variable is a multiple line graph. Multiple line graph हम trends and conjunctions को किस तरह से measure करते हैं, एक लाइन एक ट्रेंड को शो करे, दूसरी लाइन दूसरे ट्रेंड को शो करे, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो शो करता है कि दोनों में कितना वेरिएंस है, कितना डिफरेंशिएटेड इनका पैटर्न है। Comparison of totals. Comparison of totals between variables uses a variation of bar chart. A stacked bar chart can be used for all types. अभी हमने पहले भी इसकी बात की, इसमें भी हम सेम स्ट्रैटेजी सेम टूल यूज कर सकते हैं, मल्टी बार चार्ट या स्टैक्ड बार चार्ट जिसे कहते हैं। और प्रोपोर्शंस एंड टेबल्स के लिए भी हम वही यूज करते हैं। टू कंपेयर बोथ प्रोपोर्शंस ऑफ ईच कैटेगरी और वैल्यू and the totals for 2 or more variables, it is best to use comparative proportional pie charts. इसकी भी हमने पहले बात की। पाई को ऑलरेडी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फिर हर कैटेगरी को हमने फर्दर स्लाइस कर लिया। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रिस्पॉन्स टू वुड यू परचेज दिस प्रोडक्ट अगेन, 3 रिस्पॉन्सेज आए। Would you purchase this product again? प्रोडक्ट कितनी, 4 प्रोडक्ट्स हैं। परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स वाई एक्सेस पे, प्रोडक्ट्स आपकी एक्स एक्सेस पे। अब प्रोडक्ट ए है, उसको हमने देखना है कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट ए को कहा कि हाँ हम डेफिनेटली परचेज करेंगे, डेफिनेटली ग्रे एरिया है टॉप पे, प्रॉबेबली वाइट एरिया है, अनश्योर लाइटर ग्रे एरिया है, और ब्लैक एरिया इज नो कि हम दोबारा नहीं परचेज करेंगे। सो आपने एक बार में कितनी कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज को डिफाइन किया हर प्रोडक्ट के लिए, और अक्रॉस किसके, परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स के। सो दिस इज व्हाट अ मल्टीपल बार चार्ट इज। प्रोडक्ट डी में अगर हम देखते हैं, प्रोडक्ट डी में वो कहता है 25% लोगों ने कहा कि हम प्रोडक्ट डी दोबारा नहीं खरीदेंगे। फिर अबाउट अनदर 30% ने कहा कि हम प्रोबेबली खरीदेंगे, और अनदर रिमेनिंग जो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स उन्होंने कहा कि हम डेफिनेटली खरीदेंगे। नाउ अनदर एग्जांपल, कंपनी ए बी सी 3 कंपनीज हैं, इनका हमने ऑडिटेड कंपनी एनुअल अकाउंट्स अगर हमने देखने हैं उस अकाउंट से हमने क्या देखना है, सेल देखनी है फॉर 2003। अक्टूबर टू दिसंबर हमने एक ग्रे एरिया है, वाइट एरिया इज जुलाई टू सितंबर। अब हमने इस एग्जांपल में क्या किया था, हमने रिस्पांस की कैटेगरीज बना दी थी कि अगर रिस्पांस इज डेफिनेट, प्रोबेबल, अनश्योर या नो, 4 कैटेगरीज थी। अब इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, मंथ वाइज हम एक क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज हम उसकी कैटेगरीज बना रहे हैं। अक्टूबर टू दिसंबर एक कैटेगरी है, जुलाई टू सितंबर एक कैटेगरी है, अप्रैल टू जून, जनवरी टू मार्च, क्वार्टर वाइज हमने एक क्वार्टर की कैटेगरी बना दी। अब हमने देखा कि सेल्स हमारे वाई एक्सेस पे थी मिलियंस में,
कंपनीज, 3 कंपनीज हैं, उनकी हमने देखनी है सेल। अब वो सेल हमने किस प्रोपोर्शन से देखनी है? अब अगर हम इसको जरा गौर से देखें, जो हमने 4 कैटेगरीज बनाई थी, 4 क्वार्टर्स थे, इन चारों को टोटल करें तो पूरा एक साल बन जाता है। इसका मतलब है जो एक बार है कंपनी ए की, जो हमारा बार चार्ट है, उसकी एक बार कंपनी ए की जो बार है वो पूरा साल की सेल रिप्रेजेंट कर रही है, अबाउट 550 मिलियन रिप्रेजेंट कर रही है। कंपनी बी की जो है 560 मिलियन पूरे साल की सेल है। कंपनी सी की 600 मिलियन सेल है पूरे साल की। अब 600 मिलियन का जो स्टैक है, इस स्टैक में से अक्टूबर से दिसंबर में कितनी सेल हुई, जुलाई सितंबर में कितनी हुई, अप्रैल जून में कितनी हुई और जनवरी मार्च में कितनी हुई, आपने पूरे साल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके बता दिया कि टोटल तो 600 मिलियन पाउंड मेरी सेल है, लेकिन 600 मिलियन पाउंड किस क्वार्टर में कितनी कितनी हुई वो आपने बार में उसे उसमें अपने स्टैक कर दिया। This is what a stacked bar chart is. Now, let's get back to comparing variables. To compare the distribution of values, फिर आप क्या करते हैं? Often it is useful to compare the distribution of values for 2 or more variables. Distribution of values आप कैसे करते हैं? 2 or more variables through tables, tabulation form में basically करते हैं। Now, to show the relationship between cases for variables, you can explore possible relationship between ranked and quantifiable data variables by plotting one variable against another. ग्राफ ले लिया हमने, उस पर क्या किया? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स अगर हम ले लेते हैं, उन दोनों का आपस में हमने देखना है, रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप किस टर्म्स में देखना है? एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का हमने डिपेंडेंट पे देखना है, वेरिएबल का रिलेशनशिप देखना है। तो हम क्या करते हैं? एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्कैटर ग्राफ और अ स्कैटर प्लॉट। हमने जहां जहां वैल्यू लाई करती है, हमने वहां एक टिक लगा दिया, क्रॉस कर दिया, पॉइंट डाल दिया, वो एक आपका स्कैटर ग्राफ बन गया। दिस इज व्हाट अ स्कैटर ग्राफ इज। ये स्कैटर ग्राफ क्या बताता है? प्राइस और यूनिट्स परचेज्ड। अगर प्राइस 4 पाउंड है और यूनिट्स परचेज कितने हैं? 87 पर एनम। इसी तरह हमने इसको कंप्लीट हमने प्लॉट किया। 10 पाउंड अगर प्राइस हो जाए तो यूनिट्स कितने परचेज्ड होंगे? 10 पाउंड अगर प्राइस हो जाए तो यूनिट्स कितने होंगे? 3 या 4 परचेज होंगे पर एनम पूरे साल में। 9 पाउंड हो जाए तो 10 यूनिट्स परचेज होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। Comparing variables, an independent ice cream manufacturer has kept records of monthly sales of ice cream for 2001 and 2002. In addition, the company has obtained longitudinal data on average. Average में हम किससे represent करते हैं? Mean value से। Daily hours of sunshine for each month for the same time period for the local weather station. As part of your research project, you need to find out to plot. क्या प्लॉट करना है हमने इसके ऊपर? आइसक्रीम की सेल्स इन लीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स, और आपका 2001 2002 में कितनी सेल हुई, 2001 और 2002 में आपका क्या ट्रेंड रहा ओवर मंथली पीरियड पे। आपने देखना है कि हर महीने कितनी सेल हुई आइसक्रीम की। फिर आइसक्रीम की भी कैटेगरीज हैं, चॉकलेट आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी और वनीला है। पहले आपने चॉकलेट को प्लॉट किया। प्लॉट कैसे किया? आपने उसी तरह जैसे हमने स्कैटर ग्राफ के अंदर देखा था कि हमने डॉट लगा दिया, जहां पे आपका पॉइंट आया आपका अगेंस्ट योर मंथ और सेल आई, वहां आपने पॉइंट लगाते आपस में उसको लाइन को ज्वाइन कर लिया आपने।
फिर इसी तरह आपने स्ट्रॉबेरी को देखा, वेनिला को देखा, तो उससे आपको क्या पता चला, सेल ट्रेंड पता चल गया स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का, वेनिला का, चॉकलेट आइसक्रीम का, कि वेनिला आइसक्रीम जो है वो सबसे ज्यादा सेल होती है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी सेल होती है, सबसे कम चॉकलेट सेल होती है, और सेल का पैटर्न क्या है ये भी आपको पता चल गया। नाउ सेल ऑफ वेनिला आइसक्रीम एंड अमाउंट ऑफ सनशाइन, पहले हमने बात की थी कि कितनी महीनों में, हर महीने की एवरेज सेल कितनी है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर अमाउंट ऑफ सनशाइन, जो डेली आवर, कितने घंटे धूप निकले तो कितनी सेल होती है। हमने इस स्कैटर ग्राफ में क्या देखा था कि 3 आइसक्रीम्स हैं, हर आइसक्रीम के लिए हर महीने में कितनी सेल होती है। सर्दियों के महीने में सेल ड्रॉप हो जाती है, गर्मियों में बढ़ जाती है, हमें एक ट्रेंड पता चल गया। अब हमने देखना है इस ग्राफ में, हमने स्कैटर ग्राफ में देखना है स्पेसिफिकली वेनिला आइसक्रीम जो है, अगर कितने घंटे धूप निकले, एवरेज आवर्स कितने धूप के हों तो वेनिला आइसक्रीम ज्यादा सेल होती है। कितने घंटे धूप निकलने का मतलब उतने घंटे गर्मी ज्यादा रहे तो वेनिला आइसक्रीम ज्यादा सेल होती है। हमने वो प्लॉट कर लिया। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड अ स्कैटर ग्राफ। Statistics associated with frequency distributions. अब हम बात करेंगे statistics which are associated with frequency distribution के साथ कौन से इन statistical terms हम कौन से measures हैं जो कि हम use करते हैं। The most commonly used statistics associated with frequencies are measurement of location, how close and how far, जिसमें हम यूज करते हैं मीन, मोड एंड मीडियन। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, 2 वेरिएबल्स के अब बीच की रेंज क्या है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, दोनों की वैल्यूज कितना एक दूसरे से डेविएट करें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, मेजर ऑफ शेप, अगर हम उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो व्हाट इज द शेप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शेप है, जिसमें हम 2 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, स्क्यूनेस देखेंगे एंड कर्टोसिस देखेंगे। नाउ मेजर ऑफ लोकेशन, अ स्टैटिस्टिक दैट डिस्क्राइब्स अ लोकेशन विद इन अ डेटा सेट। Measure of central tendency describes the center of distribution. Location क्या बताता है, आपको बताता है location within a data set. अब हम देखते हैं एक डेटा सेट है, उसके अंदर वैल्यूज हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हर वेरिएबल की वैल्यूज हैं, और हमने देखा कि 20 रिस्पोंडेंट्स थे, 20 रिस्पोंडेंट ने एक वेरिएबल के बारे में जो आंसर्स रिस्पॉन्सेस दिए उनको जब हम लिस्ट डाउन करेंगे तो किसी का रिस्पॉन्स 5 है, किसी का 6 है, किसी का 4 है, किसी का 1 है, 2 है। अब 20 रिस्पॉन्सेस हैं, इन 20 का आपस में हाईएस्ट वन एक्सट्रीम, अदर एक्सट्रीम क्या है, इन दोनों के दरमियान में क्या लोकेशन है, दरमियान का क्या फासला है, फिर हम इन दोनों को 25% ऊपर से हम छोड़ दें, 25% नीचे से छोड़ दें, तो दरमियान में जो रेंज बनती है वो रेंज क्या है। बेसिकली लोकेशन बताता है आपको कि इस रेंज के अंदर हाईएस्ट और मिनिमम के दरमियान कहाँ पे आपका मीन कहाँ फॉल करता है, मीडियन कहाँ फॉल करता है। तो दिस इज व्हाट अ मेजर ऑफ लोकेशन इज। Now, what is the mean? The average, the value obtained by summing all elements in a set and dividing by the number of elements. आपके 20 रिस्पोंडेंट्स थे, 20 रिस्पॉन्सेज आए, आपने 20 के 20 रिस्पॉन्सेज को ऐड कर लिया, ऐड करके 20 से डिवाइड कर लिया, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज 20 थे, 20 से डिवाइड कर दिया, 20 एलिमेंट्स थे क्योंकि
तो आपका क्या आ गया, मीन वैल्यू आ गई। मीन वैल्यू क्या आती है, मीन वैल्यू क्या होती है, आपका वन एक्सट्रीम अदर एक्सट्रीम, इसके जो एग्जैक्टली सेंटर में जो वैल्यू लाई करती है उसे मीन वैल्यू कहते हैं। और ये मीन वैल्यू और क्या पोर्ट्रे करती है, मीन वैल्यू आपको ये भी बताती है कि आपके जो रिस्पॉन्सेज आए हैं स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री के दरमियान में कितने लोग थे, क्या मीन वैल्यू है, दरमियान कहाँ पे आता है, कितने लोग हैं जो कि इस दरमियान पे आते हैं। द मीन और एवरेज वैल्यू इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंटर से बेसिकली हम जब डेविएशन देखते हैं तो भी हम देखते हैं कि सेंटर से हम किस तरफ को डेविएट कर रहे हैं, आपकी टेंडेंसी बेसिकली बताता है मीन। नाउ हाउ डू वी डिनोट अ मीन, मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर एक बार लगा दें तो ये क्या बन जाता है, मीन बन जाता है। हम इसको डिनोट एक्स बार से करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पहले देखा समेशन साइन सिग्मा x1 xi क्या है, xi इज ऑल द समेशन xi, आपकी जितनी वैल्यूज हैं वेरिएबल की उन सबको एड अप कर लें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। x1 xi इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, जितनी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, n इज इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सैंपल साइज क्या है। इफ देयर आर नो आउटलायर्स द मीन इज अ रोबस्ट मेजर and does not change markedly as data values are added or deleted। आपका मीन कब चेंज होता है, जब आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स कब आते हैं, जब आपका रिस्पॉन्स एरर आता है। रिस्पॉन्स एरर क्या होता है कि आपने सवाल का जवाब पूछा था, स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री 1 to 5 स्केल पे, और अगर कोई जवाब दे दे 6 दे दे 8 दे दे तो दैट इज अ रिस्पॉन्स एरर, और जो एरर ही उसने रिस्पॉन्स ही गलत दिया। तो अगर आउटलायर ना हो तो इट इज अ रोबस्ट मेजर, और ये इस आप जितनी मर्जी एंट्रीज इसमें ऐड करते जाएं डिलीट करते जाएं इसकी वैल्यू ज़्यादा चेंज कम या ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता। फॉर द फ्रीक्वेंसीज गिवन इन टेबल 3.4 द मीन वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। टेबल 3.4 आगे हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले सेशन में भी टेबल 3.4 को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि रिस्पॉन्सेस और उसके आगे उनकी फ्रीक्वेंसी। अब उस टेबल की अगर हम देखें मीन वैल्यू निकालना चाहें तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सबको हम आपस में ऐड अप करके डिवाइड कर देंगे 29 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपकी मीन वैल्यू आ जाएगी विच इज 4.724। नाउ मेजर्स ऑफ लोकेशन, हम बात करें मेजर्स ऑफ लोकेशन की, जिसमें हमने बात की मीन की। मीन को हमने डिफाइन किया, उसकी एग्जांपल देखी, साइन देखा, उसको देखा हमने कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला देखा। ना मोड, मोड क्या है, a measure of central tendency given as the value that occurs the most in a sample distribution। वो वैल्यू, मोड वो वैल्यू कहलाती है जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा दफ़ा उस डिस्ट्रीब्यूशन में आकर होती है। जैसे अगर हम देखें एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिस्पॉन्सेज हमारे पास हैं 1 to 5 स्केल है, और नंबर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा फ्रीक्वेंसी में उस डिस्ट्रीब्यूशन में आया है, तो 5 विल बी द मोड। The mode is the value that occurs most frequently. Very simple. It represents the highest peak of the distribution. फायदा क्या है, हमें बताता है highest peak क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की, सबसे एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज क्या आए हैं, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे कौन से रिस्पॉन्सेज थे। The mode is a good measure of location when the variable is inherently categorical
or has otherwise been grouped into categories. Is a good measure of location कब? जब हम कैटेगरीज में, हमने जब बात की थी एज कैटेगरीज की, हमने देखा इस एज कैटेगरी में इतने लोग फॉल करते हैं, इसमें इतने लोग करते हैं, इसमें इतने लोग करते हैं. तो जब हमने कैटेगरीज के अंदर डाटा हमने लिया, फ्रीक्वेंसी देखी, तो उस वक्त उस सिचुएशन में दिस इज अ गुड measure of location. This tells you the highest peak of the distribution. Median, a measure of central tendency given as the value above which half of the values fall and below which half of the values fall. मीडियन क्या होता है जी? मीडियन वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर हम एसिमेट्रिकली लिस्ट डाउन कर लें आपके सारे रिस्पॉन्सेस को 1 2 3 4 5, तो इसमें 3 इज द मीडियन. 3 इज द एग्जैक्ट पॉइंट जिसके ऊपर दो वैल्यूज ऊपर हैं, दो नीचे हैं. The median of a sample is the middle value when the data are arranged in ascending or a descending order. Ascending में से कर लें या descending में कर लें, order में कर लें, और जो middle value होती है, exact middle value, that is your median. If the number of data is even, the median is usually estimated as the midpoint between the two middle values by adding two middle values and dividing this sum by 2. हमें अभी ये बात तो हमने देखी, हमें समझ आई कि मैंने बताया 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज थी, इसमें 3 आपका मीडियन था. 5 ऑड आपका ऑड सेट था. अगर यही इवन सेट हो, डाटा इज इवन, 6 हो, फिर आप कैसे क्या करेंगे? फिर आप या 3 को लेंगे या 4 को लेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, आप फिर क्या करेंगे? मिड पॉइंट बिटवीन द टू मिडल वैल्यूज बाय एडिंग द मिडल वैल्यूज. आप क्या करेंगे? 3 + 4. आपका डाटा सेट है 1 2 3 4 5 6 है. 1 और 2 ऊपर हैं, 5 और 6 नीचे हैं, बीच में क्या? 3 और 4. 3 और 4 को 3 + 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर मीडियन. द मीडियन इज द 50th परसेंटाइल. अगर आप अपने डाटा को 1 2 3 4 5 6 को आप 100% उस पे डिवाइड करें, इसके परसेंटाइल्स बना लें, 100 परसेंटाइल्स बना लें, तो दिस इज द एग्जैक्ट 50th परसेंटाइल. रेंज, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी शो करती है कितनी वेरिएबिलिटी है आपके डाटा सेट में. रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज योर रेंज. द रेंज मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डाटा. रेंज आपको क्या बताती है? स्प्रेड ऑफ डाटा, हाईएस्ट लोएस्ट, कि आपका डाटा कितना स्प्रेड है, कितना हाईएस्ट पॉइंट पे है, कितना लोएस्ट पॉइंट पे, इसके दरमियान जो है वो आपकी रेंज है. रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स वैल्यू, हाईएस्ट एक्स वैल्यू और माइनस लोएस्ट एक्स वैल्यू. दिस इज योर रेंज. नाउ अनदर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज interquartile range. Interquartile, as the name speaks, एक डाटा सेट है, उसको आप 4 क्वार्टाइल्स में अगर डिवाइड कर दें, ऊपर का एक क्वार्टाइल डिलीट कर दें, नीचे का क्वार्टाइल डिलीट कर दें, जो बीच के 2 क्वार्टाइल्स बच जाते हैं, दैट विल बी योर इंटरक्वार्टाइल रेंज. The range of distribution encompassing the middle 50% of the observation. आपने पहली 25% की ऑब्जर्वेशन निकाल दी, लास्ट 25 निकाल दी, जो बीच की रहेगी वो आपकी इंटरक्वार्टाइल रेंज है.
द इंटरक्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द 75th एंड 25th परसेंटाइल, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डिफरेंस बिटवीन 75th एंड द 25th परसेंटाइल. Now variance and standard deviation, these are another measures of variability. हमने पहले कौन से measures पढ़े थे? variability के range पढ़ा था, interquartile range पढ़ा था. अब है variance and standard deviation. Variance, the mean square deviation of all the values from the mean. Standard deviation कहती है the square root of variance is standard deviation. Variance हम जब भी बात करते हैं variance की तो किससे variance लेते हैं? mean value से. Basically variance क्या है? आपकी जितनी individual values हैं, इसकी आपका जो डाटा सेट है उसके अंदर जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यू से आप हर वैल्यू का आप डिफरेंस लेते हैं विद योर मीन, कि मीन से आप देखते हैं कि कितनी दूर है, कितनी वेरिएबिलिटी उसमें है, कितनी दूर है मीन से. आप वो बेसिकली उसका देखते हैं, उसकी डेविएशन देखते हैं मीन से. और बेसिकली हम और इसको हम जब स्क्वायर कर देते हैं तो दैट बिकम्स योर मीन, दैट बिकम्स योर वेरिएंस. एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू से मीन, आपने मीन की डेविएशन देखी और स्क्वायर डेविएशन देखी, उसे हम कहते हैं वेरिएंस. और अगर वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हम देख सकते हैं s इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट के अंदर वाला पोर्शन अगर हम देखें, एक तो समेशन साइन है, ऑल द वैल्यूज किस तरह से? x1 इज वन वेरिएबल माइनस मीन ऑफ द कंप्लीट डाटा सेट. x1 एक वैल्यू है, आपका एक वेरिएबल है, उसकी 10 रिस्पॉन्सेज हैं. सपोज 10, हर रिस्पॉन्स नंबर 1 की वैल्यू माइनस मीन, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दें, फिर सेकंड रिस्पॉन्स माइनस मीन, फिर आपका स्क्वायर कर दें. इन सारी स्क्वायर्ड वैल्यू का जब आप सम ले लें डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ सैंपल कितना आपका, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने? -1. और इसका आप जब स्क्वायर ले लेते हैं, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो वो क्या निकल आता है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी निकल आती है. फाइंड कर लेते हैं. दिस इज द टेबल नंबर 3.4. दिस इज फ्रॉम द रिसोर्स बुक. हमने पहले भी इस पे बात की, पिछले सेशन में भी इस पर डिस्कशन की थी, इस सेशन में भी हमने इस पे बात की. इसमें हमने क्या देखा था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फैमिलियरिटी विद द इंटरनेट. हमने फ्रीक्वेंसीज देखी थी, हमने इस टेबल पे बात की थी जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे. जिन लोगों ने कहा वेरी अनफेमिलियर रिस्पॉन्स दिया, उनको हमने क्या उसको रैंक किया? 1 वाज द रैंक. फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0. किसी रिस्पॉन्डेंट ने नहीं कहा कि वेरी अनफेमिलियर. स्लाइटली अनफेमिलियर हो सकता है नंबर 2, और उस पर फ्रीक्वेंसी 2 थी. वेरी फेमिलियर जो थी वो हमने उसका कोड दिया था 7, और उसके अगेंस्ट एक इंडिविजुअल एक रिस्पॉन्स आया था. ये इसमें हमने रिस्पॉन्सेस देखे थे, फ्रीक्वेंसी देखी थी रिस्पॉन्सेस की. फिर इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के ऊपर परसेंटेजेस हम देखी थी, हमने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस क्या होती हैं. अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम क्या फाइंड करेंगे? हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे इस टेबल की फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए हम देखेंगे, पहले तो हमने फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, इनका हमने मीन ले लेना है.
मीन फाइंड कर लिया। जब हमारे पास मीन वैल्यू आ गई तो फिर हमने मीन वैल्यू में से माइनस कर, हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं उसमें से माइनस मीन, उसका स्क्वायर ले लेना। स्क्वायर लेके हमारे पास टोटल रिस्पॉन्सेस कितने थे? 9 रिस्पॉन्सेस थे। अब 9 रिस्पॉन्सेस को हमने सम कर लेना। सम करके n-1 से हमने डिवाइड कर लेना। डिवाइड करके उसका हमने स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो क्या आएगा? हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। नाउ अनदर concept, coefficient of variation, a useful expression in sampling theory for standard deviation as a percentage of mean. दोबारा से देखते हैं, coefficient of variation क्या है? A useful expression in sampling theory for standard deviation as a percentage of the mean. Standard deviation हम किससे देखते हैं? मीन से देखते हैं। मीन से जब देखते हैं तो हम उसको देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ परसेंटेज ऑफ मीन क्या वैल्यू, दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, एंड इट इज यूनिटलेस मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कोई यूनिट नहीं होता और ये बेसिकली क्या, इट इज अ रेशियो बिटवीन मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है? इट इज अ रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन। इसका कोई यूनिट नहीं होता, किसी यूनिट टर्म में एक्सप्रेस नहीं करते, इसे हम परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर coefficient of variation, standard deviation divided by mean value। हमारे पास क्या आ जाएगा? coefficient of variation। और coefficient of variation क्या होता है? coefficient of variation होता है standard deviation as a percentage of mean। now हमने आज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े जिसमें हमने डिफरेंट मेजर्स पढ़े। हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, फिर हमने मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़े जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा, हमने उसके अंदर वेरिएबिलिटी देखी। अब आज का जो हम लास्ट मेन टॉपिक है, इस सेशन का जो लास्ट मेन टॉपिक है, दैट इज मेजर ऑफ शेप। डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शेप होती है और उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेजर्स। दो मेजर्स हैं, एक स्क्यूनेस है, एक कर्टोसिस है, जिनसे हमें क्या पता चलता है? शेप पता चलती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। नाउ स्क्यूनेस क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन कैन ईदर बी सिमेट्रिकल और स्क्यूड। या तो सिमेट्रिकल होती है या स्क्यूड होती है। स्क्यूड का मतलब है कि या तो राइट की तरफ टिल्टेड है या लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, और अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में कर्व आपका जा रहा है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन टू द बी लार्जर इन वन डायरेक्शन देन इन द अदर डायरेक्शन। मीन की टेंडेंसी है किसी साइड पे भी, या राइट को लार्ज हो जाए या लेफ्ट को लार्ज हो जाएगा। अभी हमें इसको देखेंगे बाय एग्जांपल, और हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे कि ये किस तरह से मीन, मीडियन, मोड तीनों एक डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से प्लॉटेड होते हैं, और कौन सा जब मीन चेंज, माई मीन राइट की तरफ डायरेक्शन में चला जाए, लेफ्ट की डायरेक्शन में चला जाए, तो इसकी पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। दिस इज द डायग्राम। इसमें हमने देखा कि फर्स्ट आप ए डायग्राम में देखें, मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही लाइन में मिडल पॉइंट पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कर्व इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स।
नाउ मीन की वैल्यू कम हो गई, मीडियन, मोड, और इट इज राइटली स्क्यूड, राइट साइड की तरफ उसकी शेप इन डायरेक्शन की शेप, जो शेप की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड पे, और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो शेप लेफ्ट साइड को चली जाएगी. दिस इज अ मेजर टू सी व्हाट, टू सी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ kurtosis. What is kurtosis? It is the measure of relative peakness or flatness of the curve defined by frequency distribution. Kurtosis of a normal distribution is 0. Normal एक distribution जो है इस स्लाइड पे हम देखते हैं, normal हमने या symmetrical distribution है, इसमें kurtosis 0 है. और अगर ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शेप है, ऐसे करके यूं शेप है, अगर ये फ्लैट हो जाए, नीचे को आ जाए, या पीक और ऊपर चली जाए और इस तरह से हो जाए, शार्प ऊपर पॉइंटेड बाहर न हो जाए, तो ये क्या पोर्ट्रे करता है, कर्टोसिस. या फ्लैट हो जाए या जो है शार्प हो जाए, ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये कर्टोसिस को शो करता है. अगर नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्टोसिस की वैल्यू हमेशा 0 होती है. If the kurtosis is positive, then the distribution is more peaked than a normal distribution. अगर कर्टोसिस क्या हो जाए, पॉजिटिव हो, तो क्या होता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और पॉइंटेड हो जाती है ऊपर की तरफ. आपका जो है कर्व जो है वो साइडों से अंदर हो जाएगा और इस तरह से यूं ऊपर करके नीचे आएगा. और अगर नेगेटिव होगी तो फ्लैटर हो जाएगा, आपका कर्व यूं करके जा रहा है, और अगर आपका पॉजिटिव है तो यूं करके जा रहा. दिस इज अ मेजर ऑफ शेप. हमने स्क्यूनेस पढ़ी, स्क्यूनेस भी मेजर ऑफ शेप है, कर्टोसिस भी मेजर ऑफ शेप है. दोनों क्या बताते हैं आपको, स्क्यूनेस बताता है, सिमेट्री बताता है, ठीक है, राइट्स आपकी डायरेक्शन है स्क्यूनेस की, नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है. फिर कर्टोसिस, अगर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कर्टोसिस 0 है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो या तो पॉजिटिव कर्टोसिस होगी ऊपर की तरफ, या फ्लैट है तो नीचे की तरफ होगी, तो वो नेगेटिव कर्टोसिस होगी. नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. और इस सेशन में हमने बात की आज जस्ट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस सेशन के हमने किन किन मेन टॉपिक्स को देखा. कंपेयरिंग वेरिएबल्स, मेजर ऑफ लोकेशन, वेरिएबिलिटी और शेप, हमने इन तीनों मेजर्स को देखा. कंपेयरिंग वेरिएबल्स में हमने क्या देखा, हमने लास्ट सेशन में बात की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल. एक वेरिएबल हो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है. फिर अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों तो हम उन वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं. उसके लिए हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल टूल्स अवेलेबल, जिसमें हमने देखा कि एक तो क्रॉस टेबुलेशन है. सबसे पहले हम क्रॉस टेबुलेट कर लेते हैं, एक साइड के ऊपर एक वेरिएबल आ जाता है, दूसरी साइड पे दूसरा वेरिएबल आ जाता है, और वो रोज एंड कॉलम्स में हम उसको टेबुलेट कर लेते हैं और हमें स्पेसिफिक एक वैल्यू हम अगर उसकी देखना चाहें तो हम उसमें वो देख सकते हैं. फिर हमने देखा हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं, वो भी उसके थ्रू टेबुलेशन बना सकते हैं. फिर हमने उसमें देखा कि हम उसका बार चार्ट बना सकते हैं, हम उसको बार की शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं. बार वैल्यू आपकी बताती है कि क्या फ्रीक्वेंसी है या एक वेरिएबल की क्या पोजीशन है अगेंस्ट दूसरा वेरिएबल. आपने एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो अपने वाई एक्सेस पे प्लॉट किया, डिपेंडेंट वेरिएबल अपने एक्स एक्सेस पे प्लॉट किया, और फिर हमने देखा दोनों की
आपस में व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बेसिकली दो वेरिएबल्स का। फिर बार चार्ट के आगे फिर हमने देखा पाई चार्ट्स भी देखे, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, उनके अंदर हम फिर फर्दर अगर हम पाई चार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन करें, स्लाइसेस बनाएं तो वो कैसे बनेंगे। फिर हमने इस सेशन में बात की कि मल्टीपल बार चार्ट कैसे बनते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल ली थी कि कंपनी ए बी सी डी 4 कंपनीज़ हैं और उनकी सेल अगर हम देखना चाहते हैं और सेल भी हम देखना चाहते हैं कि 2003 में और 2012 में 2 सालों में क्या सेल थी, तो वो हम एक दो बार्स हर कंपनी के लिए बन जाएगी, वो मल्टीपल बार चार्ट हो जाएगा। फिर हमने बात की थी स्टैक्ड बार चार्ट की। स्टैक्ड बार चार्ट के अंदर हम कैटेगराइज कर देते हैं। अब कंपनी ए बी सी डी 4 कंपनीज हैं, उनकी हमने सेल देखनी है और सेल के अंदर फिर हमने देखना है कि 4 प्रोडक्ट्स हैं, किसकी सेल कितनी है। उन 4 प्रोडक्ट्स की टोटल सेल मिला टोटल करें तो हमारी पास कंपनी की सेल आ जाती है। वो कंपनी की जो बार है वो कंपनी की हाइट बता रही है, ये हाइट है। अब उस हाइट के अंदर उस हाइट को हमने 4 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने उसको डिवाइड कर दिया। जब उसको हमने आपस में डिवाइड किया तो हमें पता चला कि कंपनी ए की सेल 6 मिलियन है। 6 मिलियन में से 2 मिलियन जो है प्रोडक्ट ए की वजह से, 3 मिलियन जो है प्रोडक्ट बी की वजह से और बाकी जो है प्रोडक्ट सी एंड डी की वजह से। फिर हमने स्कैटर ग्राफ देखे। स्कैटर ग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से हम अपने, जिसमें हमने एग्जाम्पल दी थी आइसक्रीम्स की। 2 साल का हमारे पास डाटा था, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ वाइज डाटा ले लिया और सेल थी हमारे पास। हर महीने की सेल हमने प्लॉट कर दी और लाइन ड्रॉ करके हमने ट्रेंड देख लिया कि, और हमें उसमें फिर हमारे पास 3 कैटेगरीज थी। एक चॉकलेट आइसक्रीम थी, एक वनीला थी, एक स्ट्रॉबेरी थी। हमने देखा कि चॉकलेट आइसक्रीम का सबसे नीचे ग्राफ जो उसका कर्व था जा रहा था, उसके ऊपर फिर स्ट्रॉबेरी था, फिर वनीला था, वनीला की सबसे ज़्यादा सेल थी। फिर हमने फर्दर एक स्कैटर ग्राफ देखा था जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ हीट जो है, अगर नंबर ऑफ आवर्स के साथ हम सेल देखें वनीला आइसक्रीम की, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन अगर जितने घंटे ज़्यादा होगी उतनी उतनी देर ज़्यादा होगी, उतनी सेल ज़्यादा होगी। तो हमने स्कैटर ग्राफ पे उसे प्लॉट किया था। इसी तरह लाइन ग्राफ भी होता है। लाइन ग्राफ के ऊपर भी हम प्लॉट करके लाइन ड्रॉ कर लेते तो हमें उसका कर्व, उसका ट्रेंड पता चल जाता है। लाइन ग्राफ बेसिकली ट्रेंड्स के लिए यूज़ करते हैं। ट्रेंड पता चल जाता है, एक प्रोडक्ट का ट्रेंड ये जा रहा है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, और उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि आपको सिचुएशन क्लियर होती है कि प्रोडक्ट की सेल का क्या ट्रेंड है, कैसी है। फिर हमने उसमें फर्दर देखे थे कि अगर हम एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट में कैटेगरीज बना दें तो कैटेगरीज सेगमेंट्स बन जाएं, सेगमेंट्स के अंदर फर्दर हम सब सेगमेंट्स बनाएं तो स्लाइसेस किस तरह से बनेंगे। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था मेजर्स ऑफ लोकेशन कि कौन कौन सी हैं। मीन है, मीडियन है, मोड है। वेरिएबिलिटी में हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और हमने देखा था कि मेजर ऑफ लोकेशन में भी और वेरिएबिलिटी में कि इन सारी मेजर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मीन को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके मीडियन क्या होता है। फिर हमने देखा था मोड कैसे हम फाइंड करते हैं। वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन की हमने एक एग्जांपल देखी, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस चीज़ को कहते हैं, और हमने डिस्कस किया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूनिट नहीं होता, इसे हम हमेशा परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं। होता क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का रेशो होता है। उसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया। फाइनली हमने मेजर ऑफ शेप में देखा कि हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी शेप डिटरमिन कर किस तरह से की जाती है। अगर हमने देखे स्क्यूनेस, अगर वो राइट, उसकी डायरेक्शन राइट हो या लेफ्ट हो, तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और मीन, मोड, मीडियन सब इकट्ठे दरमियान में एक लाइन पे होते हैं। अगर आपका मीन बढ़ जाए तो वो राइट स्क्यूनेस हो जाती है, अगर आपका वो पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाती है। मीन कम हो जाए तो आपका नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाती है।
फिर हमने इसमें कर्टोसिस देखा, पॉजिटिव कर्टोसिस क्या होती है, नेगेटिव कर्टोसिस क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने डिस्कस किया कि कर्टोसिस 0 होती है। तो आज के सेशन में ये सारी बातें थी, मेन टॉपिक्स थे जो कि हमने डिस्कस किए इन डिटेल और देखी सारी चीज़ें। और नेक्स्ट सेशन में अब हम फर्दर इन्हीं मेजर्स को एक तो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करते हैं, क्यों डेवलप करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, गुड हाइपोथेसिस के लिए हमें पास कौन सी एजम्पशंस होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे हाइपोथेसिस जब हम डेवलप करते हैं तो एरर्स कौन कौन से आते हैं, टाइप 1 एरर्स कौन कौन से होते हैं, टाइप 2 एरर्स कौन कौन से होते हैं, हाइपोथेसिस का साइकिल क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं प्रिपरेशन के। और मेन टॉपिक जो है नेक्स्ट सेशन के लिए वो हमारा हाइपोथेसिस है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।